अब तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को देख लिया और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। इसके अलावा हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल और फार्मूले के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था, जब मैग्नीशियम रिबन का हमने जलाया था तो क्या हो रहा था? मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोगों ने हीट किया था तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा था? MgO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया? इस केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है और केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो वह इक्वेशन, वह रिएक्शन जिस रिएक्शन में हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो भी रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग किस में लिखे? वर्ड्स में। किस में लिखे? वर्ड्स में ना। अगर Mg को वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? Mg को लिखेंगे मैग्नीशियम, O2 को लिखेंगे ऑक्सीजन और Mg को क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसके वर्ड में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका केमिकल इक्वेशन की हेल्प से, दूसरा वर्ड इक्वेशन की हेल्प से। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? किसी रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले में लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, किसी रिएक्शन को वर्ड्स में लिखेंगे तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो यही दो तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया होगा ना, तो उस क्वेश्चन को हमें देख के बताना होगा वो रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिख दूं क्या? H2 + O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? रिएक्शन करके बनाएंगे H2O ना। अगर मैं पूछूं ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है तो कैसे पता करोगे? तो क्या करना होगा? पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो। क्या करो? एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है। लाइन ड्रॉ करोगे तो इधर आपको क्या लिखना है? इधर आपको लिखना है रिएक्टेंट और इस तरफ लिखना है क्या? प्रोडक्ट। एक तरफ लिखना है रिएक्टेंट, दूसरी तरफ लिखना है क्या? प्रोडक्ट। अब हमें देखना है जो रिएक्टेंट है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? रिएक्टेंट में आपको एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। अब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? यहाँ पे आपके मिला जुला के 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे कितने हैं आपके? 2 ऑक्सीजन। ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट साइड में अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट में आपके 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितने ऑक्सीजन है? यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 1 ना। तो कोई भी रिएक्शन अगर देख कर चेक करना पड़ेगा वो बैलेंस है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? क्या करेंगे? आप रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट की आप क्वांटिटी लिख दीजिए। यहाँ भी जो भी एलिमेंट दिया उस एलिमेंट की क्वांटिटी लिखना है ना। अब देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है? सेम है। लेकिन रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में क्या है? 1 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? डिफरेंट है ना। तो ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम इक्वल ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड डू नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड ना। किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर सारे एटम बैलेंस ना हो तो हम बोलेंगे वो कैसा है? आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है? बैलेंस करने का मतलब यह है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम्स को हमें क्या करना है? इक्वल करना है ना। तो एटम को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस भी तरफ एटम कम दिया है उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है? 1 ऑक्सीजन है ना। तो इसमें क्या करें? 1 से 2 हो जाए तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे कितना है? 2 ना। अब देखिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एटम में
जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एटम में उसी नंबर को उसके सामने लिख देना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं 2 से, तो 2 कहाँ लिख देना है? ऑक्सीजन के सामने, मतलब इधर। क्या लिख दोगे? इधर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 1 जा कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन ना। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आई? एक प्रॉब्लम ये आया कि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से था, जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया 2 से तो हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं इसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 और मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 ना। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस के करने के चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया? अनबैलेंस ना। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 से 4 करना होगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4। तो क्या करेंगे? 2 2 जा 4। तो जिस नंबर को जिस एटम से बैलेंस करते हैं उस नंबर को उसके सामने लिखना है। तो हाइड्रोजन को 2 से बैलेंस कर रहे हैं तो 2 को कहाँ लिख दोगे? हाइड्रोजन के सामने। ठीक है। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना होगा? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना। तो देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ना। तो कोई भी रिएक्शन आपका अनबैलेंस होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आइए उसको डिफाइन करते हैं ना। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड ना। ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? सेम हो, उसे हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों तरफ बैलेंस ना हो तो क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ना। तो ये हो गया लॉन्ग कट तरीका ना। एक शॉर्टकट तरीका आप भी अपना लेते हैं। कैसे? देखो फिर हम लिखते हैं अगर H2 + O2 क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2O ना। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ होना चाहिए। तो 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन तो 2 2 जा 4 ना। तो रिएक्शन आपका क्या हो गया? बैलेंस। आप चाहे तो डायरेक्ट भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख के भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है N2 + H2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है? रिएक्शन करके बना रहा है NH3 ना। अब हमें चेक करना है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एक तरफ लिखिए रिएक्टेंट और दूसरी तरफ क्या लिखिए? प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है और कौन से है? हाइड्रोजन। कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसमें भी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ भी नाइट्रोजन लिख दीजिए और उसी के नीचे हाइड्रोजन। नाइट्रोजन में कोई क्वांटिटी नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा होता हम 1 मान के चलते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। और हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 3, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में है? 3। क्या रिएक्शन बैलेंस है? देखिए रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3। यानी दोनों तरफ क्या है? नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है। नंबर ऑफ एटम अनइक्वल होंगे तो कैसा होगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसे अनबैलेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। इसी अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? जिधर एटम की क्वांटिटी कम होगी उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाए तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2। तो जिस नंबर को एटम से बैलेंस करते हैं उसी नंबर को उसके सामने लिख देना है। उसी नंबर को नाइट्रोजन क्या लिख देना है? सामने। तो यहाँ से देखिए पहले 1 नाइट्रोजन था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 1 जा 2। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? तो देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन पहले से था, 2 से और मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो क्या है? अनबैलेंस है। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेगी? 6 आए। 2 में अगर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो जिस नंबर को जिस एटम से बैलेंस करते हैं उसी नंबर को उसके सामने लिख देना है। हाइड्रोजन के सामने क्या लिख देना है? 3 ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे। तो यानी ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। बैलेंस कैसे पता चला? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर एटम्स क्या हो जाए? सेम क्वांटिटी में हो जाए तो उसमें क्या बोलेंगे? वो बैलेंस है। अब आइए इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? मान लीजिए एग्जाम में दिया है N2 + H2 क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपका NH3 ना।
देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना है 2, 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे होना चाहिए, तो 2 3 जा 6, तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो आप लोग ये भी तरीका कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये एक क्वेश्चन दिया गया है ना, हमें चेक करना है इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे लिख दीजिए कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है 1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। एक आयरन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी कौन है, यहाँ पर भी है आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर भी कौन है, आयरन है और क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो कितने आयरन है यहाँ पे, देखो कितने आयरन है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3। और कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2। और कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 ना। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है, 1 से भले 3 कैसे होगा, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। तो जिस नंबर को जिस आइटम से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं उसी को उसके सामने लिख देना है। तो 3 से ये बैलेंस हो रहा है, तो 3 को आयरन के क्या लिख देना है, सामने। ठीक है, 3 आयरन यहाँ पे हो गया, 3 आयरन यहाँ पे हो गया, दोनों तरफ आयरन का हो गया बैलेंस। अब यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, उसको छोड़ दीजिए। 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो 1 से भले 4 कैसे होगा, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 4 जा 4। जिस नंबर को एटम से बैलेंस करते हैं उसी को उसके सामने लिखना है। तो ऑक्सीजन को में 4 हम लोग लिख रहे हैं, तो इस 4 को ऑक्सीजन के सामने लिख देना। ऑक्सीजन के कहाँ लिख देना है, सामने कितना लिख देंगे 4 ना। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन क्या था पहले से, 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा कितना हो गया 8। तो 2 से अब यहाँ कितना हो गया 8 हो गया ना। 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 2 से 8 करना होगा, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो जो 4 से हम लोगों ने बैलेंस किया है, 4 को कहाँ लिखना है, हाइड्रोजन के सामने। हाइड्रोजन के सामने हमने क्या लिख देंगे 4। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। रिएक्शन में जब दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल हो जाएंगे तब बोलेंगे रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आइए इसी रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे डायरेक्ट किया जाए। Fe + H2O रिएक्शन करके बना रहे हैं क्या, Fe3O4 + H2 ना। ये आपका है रिएक्शन। अब देखिए का 1 आयरन यहाँ पे है, 3 आयरन यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 1 3 जा 3, तो 3 आयरन यहाँ पे हो गया, 3 आयरन यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 ना। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 2 हाइड्रोजन पहले से था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 से कितना हो गया 8। 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन कैसा हो गया, बैलेंस। तो बैलेंस करने के ये एक तो ये लॉन्ग कट मेथड है और ये शॉर्ट कट मेथड है। जो मेथड आपको सही लगता है आप उसको करके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जब MnO2 HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है MnCl2 H2O और Cl2, ये बनाता है ना। कह रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए X, Y और Z की कौन सी वैल्यूज़ होगी कि रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस। क्या पहला ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा ना। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू क्या है 2। बी वाला ऑप्शन की बात करेंगे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 2 है ना। तो ये x y z की वैल्यू दी गई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा वैल्यू रखने पे आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन आया उसको फिर से अलग से लिख लीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिख लीजिए MnO2 HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, MnCl2 बनाता है
और क्या बनाता है, H2O बनाता है, और क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। ठीक है, आइए इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए रिएक्टेंट में एक Mn का आइटम है, प्रोडक्ट में भी कितना Mn, यानी मैंगनीज क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, कितना, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, 1 से भले 4 करना है तो 1 4 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी कि यहाँ 4 क्लोरीन है और रिएक्टर में भी कितना क्लोरीन है, 4, यानी क्लोरीन आपका यहाँ ऑलरेडी क्या हुआ, पहले से बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब इस दोनों रिएक्शन को कंपेयर कराइए। देखिए यहाँ पर MnO2 लिखा हुआ है, यहाँ पर MnO2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है XHCl, यहाँ पे क्या लिखा है, 4HCl, यानी कि जो X की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 4, X की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 4। यहाँ पे लिखा है MnCl2, यहाँ पे लिखा है MnCl2, कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है YH2O, यहाँ पे क्या लिखा है, 2H2O। अगर H2O यहाँ पे क्या है, YH2O है, यहाँ पे कितना है, 2H2O है, यानी Y की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई, Y की वैल्यू क्या आ गई, 2, यहाँ पे Y की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 2। अब क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ZCl2, क्या लिखा है, ZCl2, यहाँ पे सिर्फ Cl2 लिखा है, सिर्फ Cl2 का मतलब 1Cl2 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ZCl2 यहाँ पे लिखा है 1Cl2, यानी Z की वैल्यू क्या आ गई, 1, Z की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 ना। आपका देखिए X की वैल्यू 4 है, Y की वैल्यू 2 है और Z की वैल्यू क्या है, 1 ना। तो देखिए आपका C वाला ऑप्शन, X की वैल्यू 4 है, Y की वैल्यू 2 है और Z की वैल्यू 1 है, यानी कि C ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि X, Y और Z की वैल्यू 4 to 1 रखने पे रिएक्शन क्या हो जा रहा है, बैलेंस। आप देख सकते हैं X, Y और Z की वैल्यू रखने पे ये रिएक्शन क्या हो जा रहा है, आपका पूरा का पूरा बैलेंस हो जा रहा है ना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में एक नाम दिया गया है, उस नाम का क्या है, उस नाम में लिखा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा है उस बुक में, लिखा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ना। तो आपके बुक में लिखा है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, जो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ना। तो क्या है आपका, जो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ना। तो कोई नया टर्म नहीं है, कोई भी रिएक्शन आपका अनबैलेंस होगा उसको आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कोई भी रिएक्शन अगर अनबैलेंस होता है तो हम उसे बैलेंस क्यों करते हैं। किसी भी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, अगर अनबैलेंस होगा तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो किसी को भी रिएक्शन का बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या हो जाए, बराबर हो जाए ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो किसी भी रिएक्शन को हम इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करे, फॉलो करे ना। तो वाई वी नीड to balance the chemical equation, we need to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass, ताकि हम law of conservation mass को क्या करें, फॉलो करें। law of conservation of mass क्या होता है, law of conservation of mass होता है mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को हम ना बना सकते हैं, नहीं मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, बराबर होता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है H2 + O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन का बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 2 जाके हो जाएगा 4 ना। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसी रिएक्शन को इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि रिएक्टेंट का मास कितना है और प्रोडक्ट का मास कितना है।
अगर दोनों का मास क्या आ जाए बराबर तो हम क्या बोलेंगे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, कितना ग्राम 32 ग्राम ना। तो रिएक्टेंट के मास को अगर सम करेंगे 32 + 4 कितना हो जाएगा, 32 + 4 कितना हो जाएगा 36 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का मास कितना है 36 ग्राम। आइए देखते हैं प्रोडक्ट का मास कितना है। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन का मास 16 × 2 = 32, कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो 42 + 32 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 36 ग्राम। अब यानी कि आपका प्रोडक्ट का मास कितना है 36 ग्राम ना। तो देख सकते हैं जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास है ना। तो जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर हो तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना। तो किसी भी रिएक्शन को हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर हो जाए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। अगर ये रिएक्शन अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस के केस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को फॉलो नहीं करता। आप देख सकते हैं अगर हमने सिर्फ नॉर्मली क्या लिखे H2 + O2 रिएक्शन करके क्या बना है H2O ना। इसमें हम लोग आइए देखते हैं रिएक्टेंट का कितना मास है और प्रोडक्ट का कितना मास है ना। देखिए अगर रिएक्टेंट की मास की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 हाइड्रोजन 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम। 32 + 2 कितना हो गया, रिएक्टेंट का मास 34 ग्राम, कितना हो गया 34 ग्राम ना। अब प्रोडक्ट का मास देखिए 2 हाइड्रोजन कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास होगा 16 ग्राम ना। तो 16 और 2 कितना हो गया 18 ग्राम, कितना हो गया 18 ग्राम ना। अब देख सकते हैं क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है, तो जी नहीं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं है। तो रिएक्शन जब अनबैलेंस होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, लेकिन जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा ना। ये था कुछ रिएक्शन के बैलेंस के कॉन्सेप्ट को, कोई रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया ना, लेकिन हम चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल इक्वेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी ना। उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव इफ़, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखो तो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखो तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पहली बात तो केमिकल इक्वेशन का होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखो उसमें जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसका फिजिकल स्टेट भी लिखो। फिजिकल स्टेट का मतलब वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में। यहाँ पे जो आयरन है किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड। जो आयरन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड। अगर वाटर को वेपर के फॉर्म में लेंगे, वाटर के फॉर्म में लेंगे, वेपर के फॉर्म में लेंगे तो वाटर किस फॉर्म में पाया जाएगा, गैस के फॉर्म में पाया जाएगा ना। इसी तरीके से जो आपका ये आयरन ऑक्साइड है वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन को आप पहली बात तो ये है कि बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उसका फिजिकल स्टेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे एक और एग्जांपल दिया है। एग्जांपल लिया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। और जो हाइड्रोजन है वो भी किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CH3OH। CH3OH जिसे हम लोग मिथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। CH3OH के हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं ना। तो देखिए ये रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को दोनों को 340 ATM प्रेशर पे क्या करना पड़ेगा, रखना होता है। इन दोनों को इतने हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं तब जाके ये आपका मिथेनॉल तैयार होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम रिएक्शन को बैलेंस भी लिखना होता है, फिजिकल स्टेट भी लिखना होता है और कुछ कंडीशन लिखना होता है। मतलब ये जो रिएक्शन होगा किस कंडीशन पर कर रही है, रिएक्शन इस कंडीशन पे कर रही है कि रिएक्शन का प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 340 ATM प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे
ही जब हमारा क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट CO2 और वाटर इन दोनों की मदद से क्या करता है ग्लूकोज का, इसको क्या बोलते हैं C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन ये है कि पहली बात तो सनलाइट होना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए क्लोरोफिल, क्या चीज़ होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक तरीके का कैटलिस्ट होता है। क्या होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। तो क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है CO2 और H2O दोनों रिएक्शन करके ग्लूकोज O2 और H2O का फॉर्मेशन करते हैं ना। अब तो इसमें देखिए एक चीज़ वर्ड लिखा है AQ। AQ का मतलब क्या होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या मतलब होता है एक्वस। अब एक्वस का मतलब क्या होता है, समथिंग डिजॉल्व इन वाटर। किसी को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाता है एक्वस के फॉर्म में। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो वैसे तो गैस है लेकिन जैसे इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा CO2 एक्वस। जैसे ऐसे अगर हम बात कर ले देखिए इसकी, जैसे यहाँ पे शुगर ना, शुगर जो होता है किस फॉर्म में होता है सॉलिड, शुगर जो होता है किस फॉर्म में होता है सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शुगर को लिख सकते हैं AQ बोले तो एक्वस ना। तो किसी भी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं AQ बोले तो एक्वस हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, S का मतलब है सॉलिड, G का मतलब है गैस। अगर वाटर वेपर है तो वेपर के फॉर्म में भी लिखा जाता है, L का मतलब होता है लिक्विड। यानी किसी भी रिएक्शन को अगर हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसको बैलेंस केमिकल फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद उसका फिजिकल स्टेट लिखना होगा, उसके बाद उसमें कुछ कंडीशन लिखना होगा जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह लिख के एक केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था पूरा का पूरा आपका केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है।